गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल परीक्षा तक में। तो आज से देखते हैं एक नया सीरीज़ करेंट अफेयर का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और वो सब्जेक्टिव मोड में होगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 44% लोकसभा सांसदों पर आपराधिक आरोप हैं, किसने कहा है? तो एडीआर क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक गैर सरकारी संगठन है। इसने बताया है कि जो 44% लोकसभा सांसद हैं जो आपराधिक मामले में आरोपी हैं, और किस किस तरह के आपराधिक मामले में आरोपी हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट कि 29% लोकसभा सांसदों पर हत्या का प्रयास और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। सेकंड पॉइंट है कि 5% मौजूदा सांसद पति हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक है। थर्ड पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल के 50% से अधिक सांसद अपने विरुद्ध आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। 50% से अधिक सांसद हैं। कौन कौन राज्य के हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है मौजूदा सांसदों के बीच शैक्षणिक पृष्ठभूमि, उम्र, लिंग और लिंग वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 73% सांसदों के पास स्नातक या उच्च शैक्षणिक योग्यता है। या किसी तरह से भी पूछ सकता है, इसी में से एक पॉइंट उठाकर पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, भारत में एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIIM के प्रोफेसर द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट है कि एडीआर के अनुसार राजनीतिक अपराधीकरण शासन व्यवस्था में अपराधियों, कानून का उल्लंघन करने वालों, भ्रष्ट व्यक्तियों को प्रवेश को व्यक्त करता है। इस समिति ने इतना रिपोर्ट में बताया है। नेक्स्ट है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति पर रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, एक राष्ट्र एक चुनाव, उस पर जो भी मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि 14 मार्च 2024 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति HLC, हाई लेवल कमेटी, जिसके हिंदी में उच्च स्तरीय समिति कहते हैं, द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है, राष्ट्रपति को सौंपी गई। इस एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? चुनाव समिति के तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो अध्यक्ष हैं। और ये कब अध्यक्षता ग्रहण किया था? तो 14 मार्च 2024 को। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, HCL यानी हायर लेवल कमेटी, जिसको उच्च स्तरीय समिति कहते हैं, का गठन सरकार के सभी 3 स्तरों पर एक साथ चुनाव की संभावना का अध्ययन करने के लिए सितंबर 2023 में किया गया है। नेक्स्ट है पॉइंट कि पैनल में शामिल सदस्य, पैनल में कौन कौन शामिल सदस्य हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे तथा पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को समिति के विशेष सहमति सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसको तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को, और बाकी वह परमानेंट सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है कि 191 दिनों में इस समिति ने कितने दिनों में रिपोर्ट सौंपी? तो 191 दिनों में तैयार 18,626 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 राजनीतिक दलों में 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वालों का तर्क है कि इसे अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है समिति के अनुसार चुनाव 2 चरणों में कराए जाने चाहिए। प्रथम चरण में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए जाएं, जबकि द्वितीय चरण में नगर पालिकाएँ और पंचायत चुनाव हों। नेक्स्ट पॉइंट है एक कॉमन मतदाता सूची तथा एक मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है त्रिशंकु सदन या
अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नए सदन के गठन के लिए फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। इस समिति में नए लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल पहले की लोकसभा की बाकी बची अवधि के लिए ही होगा। इसके बाद इस सदन को भंग माना जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अफस्पा का विस्तार हुआ। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अफस्पा का विस्तार, इसमें पॉइंट देखते हैं। अफस्पा वही उसको बोलते हैं विशेष शक्तियाँ अधिनियम, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, इसका जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है। इसका पॉइंट है, पहला पॉइंट 28 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के अगले 6 माह के लिए बढ़ाया गया। 1958 में यह अफस्पा लाया गया था। और ये प्रथम और कब लाया गया था, इस पर पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इस अधिनियम को इसके मूल रूप में 1942 में भारत में लाया गया था। 1942 में भारत छोड़ो अधिनियम को जवाब में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1958 में संसद द्वारा पारित एक कानून के रूप में सशस्त्र बलों को आसान क्षेत्रों में विशेष अधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यही अफस्पा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह केवल तभी लागू होगा जब किसी क्षेत्र में, इसमें भी पॉइंट है कि अफस्पा कब लागू होगा, जब इस किसी क्षेत्र को अधिनियम की धारा 3 के तहत अशांत माना जाएगा। अब किस तरह अशांत माना जाएगा, धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूह या जातीय या समुदाय के बीच विवादों के कारण अशांत माना जा सकता है। यही 5-6 पॉइंट हैं। और इसमें एकदम याद कर लें कि धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों, जातियों या समुदाय के बीच विवादों के कारण ही अशांति माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा संपूर्ण या आसान क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 जो मनाया गया, उसमें मेन पॉइंट क्या है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट, 9 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक संपूर्ण देश में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का थीम क्या है, इस वर्ष का थीम युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण, जिसको इंग्लिश में यंग वॉइस इंगेज एंड एम्पावर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा के यतीन भास्कर दुग्गल ने प्रथम स्थान, राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा स्थान। पहला पॉइंट है कि हरियाणा के यतीन भास्कर दुग्गल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि तथा तमिलनाडु के वैष्णव पिचाई ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस पहला स्थान को याद रख सकते हैं, यतीन भास्कर दुग्गल। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव NYP के प्रथम संस्करण का आयोजन 2019 में किया गया था। यानी 2019 से राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहला बार 19 में और अब 24 में, सॉरी, हर साल किया जाता है और ये 2019 में शुरू किया गया था और अभी 2024 में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें भाग लेने के लिए प्रतिभागियों की आयु 1 फरवरी 2024 तक 18 से 25 वर्ष की भी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 18 से 25 वर्ष की ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 अधिसूचित किया गया है। नागरिकता CAA, इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट, 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 का अधिसूचित किया गया, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। 2019 में पारित किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम और 2024 में लागू किया गया 11 मार्च 2024 से। नेक्स्ट है,
CAA 2024 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया का निर्माण नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत किया गया है। ये 6B तो पूछ भी सकता है, 1955 की धारा 6B के तहत। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आवेदकों को 6 प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। भारत में प्रवेश की तारीख निर्दिष्ट करनी होगी। दस्तावेज की सूची में क्या क्या है? जन्म प्रमाण पत्र, किराएदारी रिकॉर्ड, पहचान पत्र तथा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस स्कूल या गैर शैक्षणिक संस्थान का शामिल हो। नेक्स्ट पॉइंट है आवेदकों को अस्थायी रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्था द्वारा जारी एक पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो पुष्टि करता है कि वह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से संबंधित हैं। इसका मतलब है कि गैर मुस्लिम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम ही इसमें, मुस्लिम और यहूदी नहीं है। और बाकी जो भी ये 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो भी गैर हिंदू जो आना चाहते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं, उसके लिए। और उसमें कौन कौन धर्म के हैं? तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से। नेक्स्ट पॉइंट है योग्य आवेदकों में भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय नागरिकों के पति पत्नी, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, पंजीकृत भारतीय नागरिक माता पिता वाले व्यक्ति और भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्या आवेदक ने 31 दिसंबर 2024 से 14 से पहले, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, उन्हें पासपोर्ट की प्रतिलिपि, वीज़ा, जनगणना जनगणनकर्ताओं द्वारा जारी पर्ची, पैन कार्ड, बिजली बिल, बीमा पॉलिसी जैसे दस्तावेज प्रदान करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट। तो 2024 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तेंदुआ भारत में कितना है या क्या है, कैसे है, उसमें देखते हैं। पहला पॉइंट कि 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में तेंदुए की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो जाता है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। सेकंड पॉइंट, यह रिपोर्ट राष्ट्रीय, याद करना है इस पॉइंट को, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यह रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन जीव संस्थान एवं राज्य वन विभागों के सहयोग से तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है तेंदुओं की संख्या में वर्ष 2018 से 2022 के मध्य 8% की वृद्धि हुई है। 2022 में यह 13,874 है, जो 22 की रिपोर्ट 24 में आई है तो 13,874 है, तथा 2018 में यह 12,852 थी। नेक्स्ट है तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में 3,907, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटक में है, उसके बाद तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सबसे अच्छा पॉइंट होगा आपको, सर्वाधिक जो भी तेंदुआ है वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, ये 3 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में सामूहिक रूप से 150% की वृद्धि हुई है। यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो तेंदुआ के संख्या में किया गया है वह अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में किया गया है 150% की वृद्धि। और उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक स्टेट है जहाँ 22% की गिरावट की गई है, दर्ज की गई है। नेक्स्ट है तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है, यह पैंथेरा जीनस की एक प्रजाति है। ये भी इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम भी आप याद कर लें, पैंथेरा पार्डस तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्हें IUCN की रेड डाटा लिस्ट में अनवल्नरेबल
सिटीज के परिशिष्ट फर्स्ट तथा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। तो इसी तरह अब आज से पहला आज सब्जेक्टिव करेंट अफेयर का पार्ट 1 प्रस्तुत किया गया है। और आज अब जो भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सब्जेक्टिव मोड में पूछता है। एक लाइन दे दिया, उस पर 4 पॉइंट दे दिया। तो अब 1 लाइन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो पढ़ें, कोई भी पढ़ें तो उसका जो भी पॉइंट है 8-10 वो सारे याद कर लें, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसी तरह से एक नया सीरीज़ हम शुरू किए हैं, देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है। कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।